Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में देखा था। हमने टंग के बारे में देखा था, है ना। हमने टीथ के बारे में देखा था, हमने फिर फेरेंस के बारे में देखा, इसोफेगस के बारे में देखा, और ऐसे ही स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ स्टोमक के बारे में देखा, और उसके कुछ जो फंक्शंस हैं वो भी देखे थे। और उसके बाद में हमने जो है लास्ट सेक्शन में जो है एसिड जो है वो कैसे बनता है, उसका जो प्रोसेस था एसिड प्रोडक्शन होने का, वो हमने देखा था। और हमने बोला था कि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो ये एसिड है उसका रेगुलेट कैसा होता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस में रिपीटेडली हमको देखने को मिलता है ना। जो ये रेगुलेशन है, जो अपना गैस्ट्रिक एसिड है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, और ये कितने मात्रा में होना है, कब नहीं होना है, वो कैसे रेगुलेट होता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पीएनएस है, उसका क्या रोल रहता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास में। और आपको ये आराम से समझ में आएगा आज के क्लास में, है ना। कोई भी तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने बहुत इजी तरीके से मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है स्टोमक में, ये स्ट्रांगली रेगुलेट होता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको जो बेसिकली जो रेगुलेट करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। बेसिकली जो इसमें एक वेगस नर्व्स बोल के रहता है, जो एक क्रेनियल नर्व है। हमने इसको पहले भी देखा है जब हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में देख रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये जो वेगस नर्व है, इसके जरिए से क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो गैस्ट्रिक एसिड कितना सिक्रेशन होगा, कितना नहीं होगा, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेगल स्टिमुलेशन, मतलब जो वेगस नर्व्स है वो स्टिमुलेट होता है। ये कब स्टिमुलेट होता है, क्यों स्टिमुलेट होता है, कैसे स्टिमुलेट होता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। जैसे हम कोई खाने को देखते हैं, जैसे हम खाने को स्मेल करते हैं, या फिर कोई खाने को हम टेस्ट करते हैं, या फिर हम खाने को स्वालो करते हैं, जैसे हम ये कुछ एक्टिविटीज करते हैं, है ना। या फिर हम कहीं पे यूट्यूब में वीडियो भी देख रहे तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अचानक से भूख लगना चालू होती है ना, तो पेट में गुड़गुड़ होना चालू होती है, क्योंकि यहाँ पे वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ावा देता है। तो जैसे ही ये स्मेल्स आती है हमको, या फिर हमको खाना दिखता है, इसको टेस्ट करते हैं, सोलो करते हैं, तो ये जो इम्पल्स है ना, ये इम्पल्स सीधे हमारे ब्रेन पे जाते हैं। तो ये जो ब्रेन है ये डायरेक्टली वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ये ब्रेन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, खाने को देखने के बाद, स्मेल करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, या सॉलो करने के बाद, तो ये जो है ये डायरेक्टली क्या करेगा, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। जो वेगस नर्व जो है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा। कहाँ पे? स्टोमक में। अब हमने देखा था कि जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चालू होता है। हमने कल की क्लास में यही देखा था। तो इसमें 2-3 एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन पैराइटल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और इसमें से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको भी एक्टिवेट करते हैं। तो जो प्रोटोन पंप रहता है इन पैराइटल सेल्स में, जो गैस्ट्रिक लेयर पे, ये प्रोटोन पंप आराम से एक्टिवेट हो जाते हैं, जहां से फिर जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन वाला जो हमने कल के क्लास में देखा था, वो वाला प्रोडक्शन साइकिल चालू होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बनना चालू होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टोमक में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि जो वेगस नर्व है वो एसिटाइल कोलिन को स्टिमुलेट करता है। एसिटाइल कोलिन क्या है? पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। पैराइटल सेल्स में जो प्रोटोन पंप है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और फिर जो हाइड्रोजन आयन बन के आ रहा था और जो क्लोराइड बन के आ रहा था, हमने कल की क्लास में देखा था, वो स्टोमक में आके फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये तो एक सीधा सीधा सा प्रोसेस हो गया। इन एडिशन टू दैट, जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, ये जो हमारे स्टोमक में जो इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स रहते हैं इनको भी एक्टिवेट कर देता है। हाँ, ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को तो रिलीज करता ही है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इन एडिशन टू दैट, जो हमारे स्टोमक में इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स रहते हैं, ये इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये इंटेरोक्रोमाफिन सेल जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और इन एडिशन टू दैट, ये हमारे स्टोमक में गैस्ट्रीन सेल्स रहते हैं, जिसको हम जी सेल्स बोलते हैं। ये जी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है? वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होता है, ये क्या करता है? जी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। इस जी सेल से जो है गैस्ट्रीन रिलीज होता है, और गैस्ट्रीन ज्यादा रिलीज होता है तो स्टोमक में जो है वो
HCl का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। मैं जस्ट एक फीडबैक में लेके जाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लास्ट में डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गैस्ट्रिन बढ़ जाता है या एसिटाइलकोलिन बढ़ता है या फिर हिस्टामाइन बढ़ता है तो गैस्ट्रिक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे वेगस नर्व की बात करें तो वेगस नर्व में क्या है, जैसे वेगस नर्व एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो पैराइटल सेल्स है वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं और एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है वो भी एक्टिवेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। इन एडिशन टू दैट जो जी सेल्स है वो भी स्टिमुलेट होते हैं, जहां से गेस्ट्रिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से HCl और आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टिप्स बताऊंगा। हॉस्पिटल में जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट को क्या दिया जाता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है ना, पेंटोप्राजोल आप लोगों ने देखा होगा, या रेनिट्रीन, ऐसे कुछ तो जो एसिडिटी कम करने वाले ड्रग्स रहते हैं उन ड्रग्स को जनरली यहाँ पे दिया जाता है। उसका एक जो लॉजिक है, क्लिनिकल लॉजिक है, वो ये भी है कि जब आदमी एकदम वरीड रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है, क्योंकि वो बीमार है, हॉस्पिटल जा रहा है, कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, वो एक टेंशन में रहता है, तो वो टाइम पे क्या रहता है ना कि उसका वेगस नर्व जो है वो एक्साइट हो जाता है ना, स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक्सेस में एसिटाइलकोलिन रिलीज होना चालू होता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिन सेल्स है वो भी स्टिमुलेट होते हैं और जिसकी वजह से जो उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो डॉक्टर्स लोग हैं वो बहुत सारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब जो हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है या फिर ऐसे ही जो अपने प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है उनको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि इसके रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है उसको वो नलिफाई कर पाए। एनीवे, ये तो आपके लिए क्लिनिकल नोट्स था। होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ गया हो। तो फिर हमारा जो आज का क्लास है उसमें हम आज का जो लास्ट सेक्शन है वो हम देखेंगे कि जो पेप्सिन है ना, जो पेप्सिन बेसिकली अपने स्टमक में रिलीज होता है उसका क्या काम है, हम उसके बारे में एक एक करके देखेंगे और हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब ब्रेक करना। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, है ना, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ये क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, मतलब जो हमारा स्टोमक का सिक्रीशन है उसमें पेप्सिन रिलीज होता है। दैट बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टोमक। तो ये पेप्सिन की ही वजह से जो है अपना जो प्रोटीन है वो स्टोमक में डाइजेस्ट होना चालू होता है। इट इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। शुरू में जब ये सिक्रीट होता है ये पेप्सिनोजिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है, जो एकदम इनएक्टिवेट रहता है। ये कौन रिलीज करता है, जो हमारे गैस्ट्रिक रीजन पे चीफ सेल्स रहते हैं, मतलब मेन सेल्स रहते हैं, वो इसको सिक्रीट करते हैं। किसको, पेप्सिनोजन को, जो इनएक्टिव फॉर्म रहता है। जो अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो चीप सेल्स रहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक को पैराइटल सेल्स रिलीज कर रहे हैं, ऐसे जो पेप्सिन है उसको चीप सेल्स रिलीज कर रहे हैं, जहां से इनएक्टिवेटेड पेप्सिन निकल रहा है। अब जैसे ये इनएक्टिवेटेड पेप्सिन है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमने कल के क्लास में और आज के क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन के कांटेक्ट में आएगा, ये जो पेप्सिनोजन है ये एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई हो। तो ये जो पेप्सिन है, अब ये एक बार अगर पेप्सिन है ना एक्टिवेट हो गया तो ये पेप्सिन खुद से अब पेप्सिनोजन को भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिवेशन, मतलब खुद को एक्टिवेट कर दे रहा है। थोड़ा सा पेप्सिन बन गया, अब ये पेप्सिन जो है वो साइक्लिक फैशन पे पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, जिसको हम ऑटो कैटालाइटिक एक्टिवेशन बोलते हैं। तो अब ये जो पेप्सिन है ये सफिशिएंट मात्रा में एक्टिवेट हो जा रहा है। तो ये जो अब एक्टिव पेप्सिन है ये डाइजेस्ट करना चालू करता है, किसको, प्रोटीन को। ये क्या करता है, पहले तो प्रोटीन को डीनेचर करता है। डीनेचर मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन के बॉन्ड रहते हैं अमाइनो एसिड के बीच में, उन बॉन्डों को तोड़ देता है। जैसे ये प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं तो ये सिंपल या छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन एडिशन टू दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनफोल्ड द प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल को अनफोल्ड करता है और उसमें के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उनको एक्सपोज कर देता है। एक बार ये बॉन्ड एक्सपोज हो गए तो पेप्सिन क्या करता है, आता है और इन बॉन्डों को तोड़ देता है। इन बॉन्डों को तोड़ देगा तो लार्ज अमाइनो एसिड के चेन थे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थे वो सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखा है मैंने। ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीएज एंजाइम का काम करते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करती है अमीनो एसिड के बीच में। तो जो लार्ज प्रोटीन पेप्टाइड्स थे उसको छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदल देती है। इन एडिशन टू दैट ये हाइड्रोलाइसिस भी करती है, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उनको वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक कर रही, जो बड़े से प्रोटीन है वो छोटे छोटे प्रोटीन में बदल जा रहे हैं। पेप्सिन इन एडिशन टू दैट इसमें जो प्रोटीएज एंजाइम है या फिर पेप्टॉन्स है या फिर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स है इसमें ये बदल देता है। तो जो ये छोटे छोटे प्रोटीन्स रहते हैं जैसे शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स या फिर प्रोटीएजेस रहते हैं, ये आराम से डाइजेस्ट हो सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो डाइजेस्टेबल फॉर्म है, जो शुरू का जो प्रोटीन रहता है वो लार्ज स्ट्रक्चर रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे इंटेस्टाइन में
नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बॉन्ड को एक्सपोज करता है और जो पेप्सिन है वो इसके बॉन्ड को ब्रेक करके छोटे छोटे डाइजेस्टेबल जो है प्रोटीएजेस, पेप्टॉन्स और शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो अब ये जब स्टोमक में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये धीरे धीरे ब्रेक होना चालू होंगे। तो इसको जो ये ब्रेकेबल फॉर्म में पहुंचाता है ये पेप्सिन का काम है ना। और जो ये पेप्सिन है, इस पेप्सिन को जो है एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, बहुत कम पीएच चाहिए, दैट इज 1.5 से लेकर 2 तक का पीएच चाहिए और 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो ये जो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है ये हमारे स्टोमक में कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे हमको ये एडिशनल भी वर्क भी इसका समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्यों जरूरी है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, स्पेशली जो है हमारा प्रोटीन डाइजेशन प्रोसेस में। इस तरीके से जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अमाइनो एसिड्स के चेन में, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पॉलीपेप्टोन में बदल जाता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आराम से ब्रेक होके डाइजेस्ट होके वहां से हमको अमाइनो एसिड मिल पाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है प्रोटीन का जो है डाइजेशन हमारे स्टोमक में चलता रहता है। और जैसे ही ये जो प्रोटीन है ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, स्लाइटली बेसिक हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल, है ना। जैसे ही वहां पे अल्काली के कांटेक्ट में आता है तो ये जो पेप्सिन है ये धीरे धीरे इनएक्टिवेट होना चालू होता है। तो वहां पे कुछ पैंक्रिएटिक एंजाइम्स या फिर पैंक्रिएटिक जूसेज रिलीज होती है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। तो हमने आज के क्लास में सबसे पहले देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेगुलेशन क्या है। उसमें हमने वेगस नर्व्स की बातें करी थी, जो स्टिमुलेट होता है जब हम खाने को देखते हैं, उसका स्मेल आता है, उसके हम टेस्ट को फील करते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है। ये एसिटाइलकोलिन अब क्या करता है कि गैस्ट्रिन को भी एक्टिवेट कर देता है, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, पैराटाइल सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। फिर इससे आगे हमने देखा था कि जो पेप्सिन है उसका क्या रोल है। जो बेसिकली क्या है कि जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम रहते हैं, है ना, वो प्रोटीन को जो है डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। उनमें के सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है पेप्सिन, है ना। तो ये क्या करता है कि बेसिकली पेप्सिनोजन को के रूप में जो चीफ सेल्स है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में वो पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। जैसे ये HCl के कांटेक्ट में आता है ये एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है और ये पेप्सिन फिर ऑटोकैटालाइटिक एक्टिवेशन के द्वारा पेप्सिनोजन को फर्दर पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है कि हाइड्रोलाइसिस के जरिए से, डीनेचुरेशन के जरिए से और बॉन्ड को प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी के जरिए से क्या करता है, धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उनको प्रोटीएजेज में हो गया, पेप्टॉन्स में हो गया और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके आराम से ब्रेकडाउन हो सकती है, डाइजेस्ट हो सकती है। जो भी हमारे पैंक्रेटिक एंजाइम है उनके सामने इसका ब्रेकडाउन होकर आराम से अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाती है, जो हमारी बॉडी इनको एज अ न्यूट्रिशन आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। होप यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आज का क्लास का आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में आके इन चीजों को पूछ सकते हो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। इसी के साथ हम आगे का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक है वो हम लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, है ना। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे जो है डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।